बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओ लेवल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारी सीनियर 2 क्लास के लिए और सीनियर 3 क्लास के लिए कारआमद है। इसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं और बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं अलॉन्ग विद दी एडजस्टमेंट्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और ट्रायल बैलेंस के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर दी जा रही हैं। इन एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को रीड आउट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने तमाम बैलेंसेस को, डेबिट वालों को डेबिट पर ले लिया है और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड पे ले लिया है। जैसे कि सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,70,000 की, यानी लैंड भी इसी में इंक्लूडेड है और बिल्डिंग भी इसी में इंक्लूडेड है। और मोटर व्हीकल हमें बताई जा रही है 30,000 की, गाड़ियाँ वगैरह हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं 7,000 के, फर्नीचर वगैरह हैं। ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट हैं। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर पर जो इनके डेप्रिसिएशन है, यानी कि प्रीवियस ईयर तक के इनके चार्ज डेप्रिसिएशन है। ये आप जो ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं वो फैंग कंपनी का नाम है और ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं ऑन 30 सितंबर 2019। यानी हमें जो हिसाब किताब कंप्लीट करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ऑन 30 सितंबर 2019 का बनाना है। और यहाँ जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2000 बेसिकली 18 है ये, ठीक है जी, 2018 का है, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। प्रीवियसली लैंड और बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो 18,600 है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ लैंड एंड बिल्डिंग का, कि यहाँ पर अकाउंट कंबाइन करके दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का 1,70,000। इसमें लैंड की वैल्यू भी शामिल है और बिल्डिंग की वैल्यू भी शामिल है। लेकिन ये जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है कि इसकी वैल्यू गिरी हुई है, यानी कि जमा की हुई है, जितनी भी पिछले ईयर्स में वैल्यू गिर गई है, तो वो सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू का डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग की 18,600 की वैल्यू गिर चुकी है 1 अक्टूबर 2018 तक, यानी इस साल के स्टार्ट तक। लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लैंड इज़ नेवर बी डेप्रिशिएटेड। उसके बाद मोटर व्हीकल का जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है 10,000 का है। आप देख सकते हैं कि ये डेबिट बैलेंस पर आ रहे हैं, एसेट की कॉस्ट डेबिट पर आ रही है, उनके चार्ज डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस वगैरह वो उनके आ रहे हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट हैं, एसेट के अपोजिट हैं, दुश्मन हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग है, फर्नीचर वगैरह का, इनका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1400 का है। उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट हमें दिया जा रहा है। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल का मतलब ये है कि इन्होंने कोई, हो सकता है कि मोटर व्हीकल, हो सकता है बिल्डिंग का कुछ पार्ट या फिक्सचर फिटिंग वगैरह में से कुछ सेल आउट किया हो, तो डिस्पोजल करके यहाँ पर डिस्पोजल का बैलेंस दिखाया जा रहा है क्रेडिट साइड पर 8,500 क्रेडिट साइड पे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये गेन है, ठीक है। अगर यही डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस हमें डेबिट साइड पे दिखाया जाता तो हम समझ जाते कि फिक्सचर फिटिंग या मोटर व्हीकल या बिल्डिंग या किसी भी फिक्स एसेट को इन्होंने सेल आउट किया है, डिस्पोज किया है, तो उसको डिस्पोज करने में इनको नुकसान हुआ है। लॉस हुआ होता तो डेबिट का बैलेंस आ रहा होता, अभी गेन हुआ है तो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है। ये हमारा बेसिकली एक तरह की इनकम है हमारी, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू है, रेवेन्यू सेल्स को कहा जाता है, तो सेल्स 3,26,000 है। परचेजेस है 1,35,000 डेबिट साइड पर आ रही है। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या है कि सर आपके पास सेल रिटर्न आ गई है, ठीक है। अगर आपने ये रेवेन्यू जो है 3,26,000 का, ये आपकी सेल है, तो सेल आपने 3,26,000 की है, तो उसमें से 4,300 की सेल वापस आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न इनवर्ट। उसके बाद कैरेज ऑफ गुड्स, कैरेज ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स पर आपने किराया लगाया, ठीक है। ये जो आप ख़रीद के लेकर आए, परचेज़ करके लाए, उसमें आपका कुछ किराया भी लगा, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट, ठीक है। 9,000 का, अब ये इनवर्ट है नहीं है भी ये पता लग जाएगा, बस ये फ़िलहाल तो फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़कर ऐसा लगता है कि बस हम जो ये परचेजेस करके लाए हैं 1,35,000 की गुड्स, उस पर लगाया गया कैरेज है, ये किराया है। वेजेस एंड सैलरीज़ है 90,000 की, एक्सपेंस है, यानी इतनी वेजेस एंड सैलरीज़ पेड हो चुकी है। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस इतने पे हो चुके हैं। इंश्योरेंस 2,700 पे हो चुका है। रेंट रिसीवेबल, अच्छा रेंट रिसीवेबल यहाँ पर लिखा हुआ तो है बट इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो बेसिकली इट इज़ रेंट इनकम। ये रेंटल इनकम है, ये इनकम का अकाउंट है। ये रेंट इनकम 14,500 बेसिकली हमें मिल चुकी है।
एंड 6% बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया है। लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड पे 40,000 है और 6% का मतलब ये है कि एवरी ईयर हम इसका 40,000 के लोन का 6% पे करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो कि यहाँ नीचे देखें, आप देख भी सकते हैं कि बैंक इंटरेस्ट पेड, बैंक का इंटरेस्ट जो पे हुआ है 2400 पे हुआ है। अगर आप 40,000 का ये 6% निकालें तो वो भी कितना बनता है, 2400 बनता है, ठीक है। तो इन्होंने इसका जितना भी इंटरेस्ट बनता था वो बेसिकली पे कर दिया है। कैपिटल दिया जा रहा है कि ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 1,60,000। ड्राइंग कितनी की हुई है, 25,000। इन्वेंट्री 1 अक्टूबर 2018। इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमें गिवन है 2018, तो बिगिनिंग इन्वेंट्री है ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 6050 एक्सपेंस है। मार्केटिंग एक्सपेंस है 17,300। जनरल एक्सपेंस है 14,000 एंड बैंक है। ट्रेड पेबल इज़ अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑन क्रेडिट साइड। ट्रेड रिसीवेबल इज़ अवर एसेट, एसेट ऑन डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट का प्रोविज़न यानी कि जितने पैसे हमने लोगों से रिसीव करने हैं, जितने पैसे हमने लोगों से रिसीव करने हैं उनमें से हमें कुछ पे डाउट है, उनमें से हमें कुछ पे डाउट है। तो कितने पे डाउट है, 900 पे डाउट है हमें, ठीक है। तो 900 की रिकवरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने उसका प्रोविज़न बना कर रख दिया है कि हमें ये लगता है कि ये पैसे हमें नहीं मिल पाएंगे। तो 900 क्रेडिट साइड पर है, इसका बिल्कुल ताल्लुक़ बनता है हमारे अकाउंट रिसीवेबल के साथ, यानी ट्रेड रिसीवेबल के साथ, जो कि 35,000 का है। तो 35,000 लेने तो है, मगर 900 आपको लगता है डाउट है, आपको लगता है कि पैसे डूब जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक सारे हमारे पास अकाउंट्स आ गए हैं और दोनों साइड का टोटल हमने चेक किया, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 616,450 से इक्वल। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स। अब लिखा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एट 30 सितंबर 2019 एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर बेटा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है कि ऊपर जो भी आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स पढ़े हैं, उनकी वैल्यू पड़ी है, या तो उनके अंदर इजाफा करवाया जा रहा होता है या तो उनके अंदर कमी करवाई जा रही होती है। तमाम एडजस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देकर हमें गौर से पढ़ना होगा किस चीज़ का क्या मतलब है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे कि ऑन 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 को गुड्स हैड बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर $1950। क्रेडिट पर गुड्स को परचेज़ किया गया था। द ट्रांजैक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस ट्रांजैक्शन को बुक्स के अंदर लिखा ही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि अगर आपने 1950 की एक परचेज़ को लिखा नहीं है तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे। पहली ये कि आपकी परचेज़ का भी जो भी अमाउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है 1,35,000, उसमें 1950 ये इंक्लूडेड नहीं हुआ, तो इसको आपको इंक्लूडेड करके अपनी परचेज़ का अमाउंट करेक्ट करना होगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जो ट्रेड पेबल है, क्योंकि आप ये क्रेडिट परचेज़ करके लाए हो, उधार पे परचेज़ करके लाए हो, तो उधार का भी जो अकाउंट है, ट्रेड पेबल भी जो आ रहा है उसको भी हमें करेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। परचेजेस का जो अमाउंट हमें गिवन है, परचेजेस का अमाउंट हमें गिवन है 1,35,000, ठीक है। उसमें हमें ऐड करना होगा परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड। परचेजेस जो रिकॉर्ड नहीं हुए, 1950 की रिकॉर्ड नहीं हुई है। अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारी परचेज़ का जो अमाउंट एडजस्टेड बनेगा 136,950, 136,950। ये आ गई आपकी परचेज़ एडजस्टेड परचेज़ आ गई हमारे पास। अब ये अमाउंट परचेज़ की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट नंबर 1 से एक और पॉइंट निकल रहा है ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल जो हमें गिवन है, ट्रेड पेबल का अमाउंट हमें जो गिवन है 36,550 गिवन है, 36,550। इसको ऐड करना होगा हमें। ऐड कैसे करना होगा सर? आप जो क्रेडिट पे परचेज़ करके लाए हैं, यानी कि वही वाली बात, परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो परचेजेस में हमने उनको ऐड करा दिया, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेड पेबल को भी ऐड कराना होगा, यानी कि
पेबल नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे ये लिख देते हैं पेबल नॉट रिकॉर्डेड के जो एक पेबल था वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ। कितने से सर? वही अगेन 1950। तो अब हमारा जो पेबल का ट्रेड पेबल का टोटल आएगा वो आएगा 38,500। 38,500 दिस इज ट्रेड पेबल एडजस्टेड। अब जब भी हमें ट्रेड पेबल लिखना होगा तो हम ये वाला अमाउंट लिखेंगे। तो ये हमारी एक एडजस्टमेंट बेसिकली हुई है जिसमें हमने दो चीज़ों को दुरुस्त किया है। हमने अपनी परचेजेस का अमाउंट भी दुरुस्त किया है और हमने अपनी पेबल का अमाउंट भी दुरुस्त किया है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि कैरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड $2,700 फॉर कैरेज ऑन परचेजेस। आपने देखा था कि यहाँ पर कैरेज की बात की गई थी, कैरेज ऑफ गुड्स 9,000 का कैरेज ऑन गुड्स था। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट नंबर 2 कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि जो कैरेज ऑफ गुड्स है तो पहले उसका अमाउंट लिखते हैं भाई, कैरेज ऑफ गुड्स का जो भी कैरेज लगा है, किराया लगा है, दैट इज़ 9,000। लेकिन वो कहते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड है 2,700 का कैरेज ऑन परचेजेस। तो इसमें से निकाल देते हैं लेस कैरेज ऑन परचेजेस का कैरेज अलग कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो परचेजेस का जो कैरेज था वो हमने अलग कर लेना है। तो 9,000 में 2,700 का परचेजेस का कैरेज है। परचेजेस का कैरेज अलग इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जब हम परचेजेस का अमाउंट शो करवाएंगे जो कि हमने एडजस्ट किया है 136,950, उसमें ये कैरेज ऑन परचेजेस यानी गुड्स को परचेज़ करने में आपका जितना किराया लगा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया है, वो आपकी परचेजेस के अमाउंट के साथ ऐड ऑन होगा। अब इसमें से 9,000 में 2,700 कैरेज ऑन परचेजेस निकल जाएगा तो बचेगा 6,300। तो ये 6,300 जो हमारा बचा है ये क्या है? यूँ समझ लें कि ये कैरेज ऑफ गुड्स तो इसका नाम था ही, लेकिन गुड्स जब हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो उस वक्त ये किराया बेसिकली हमारा ख़र्च हुआ है। कस्टमर की दुकान तक, शोरूम तक जो हमने पहुंचाया होगा सामान, गुड्स वगैरह, तो उस पर लगने वाला किराया होगा। कैरेज ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स ऐसे लिख लेते हैं अपने आप को समझाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ये बात आ गई। 2 एडजस्टमेंट्स डन। थर्ड है इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड 35,550। ये जो इन्वेंट्री यहाँ बताई जा रही है ये 30 सितंबर 2019 की है। एक इन्वेंट्री आपने यहाँ पर भी देखी थी 1 अक्टूबर 2018। ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ये बिक चुकी है। और ये जो बताई जा रही है थर्ड पर, ये एंडिंग इन्वेंट्री, ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास मौजूद है तो इसका हमें क्या करना है सर? जो मौजूद है वो हमारे लिए बेसिकली एक एसेट है। एडजस्टमेंट नंबर 3 यानी इन्वेंट्री हमारा एसेट है, एंडिंग इन्वेंट्री है। ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन्वेंट्री एंडिंग है जो कि हमारा एसेट होने के नाते बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। और इसका जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 35,550। 35,550। और जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट को बना रहे होंगे तो वहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसी 35,550 की इन्वेंट्री को शो करवाएंगे कि ये वाली इन्वेंट्री अभी हमारी बिक नहीं पाई है, सोल्ड नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये जो एंडिंग इन्वेंट्री है वह 2 जगह पर रिकॉर्ड की जाएगी।
एक तो आपकी एसेट में यानी कि बैलेंस शीट में एसेट बना के लिखा जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यानी जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग करोगे वहाँ पर भी इसको दिखाओगे, तो इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रेंट रिसीवेबल 1500 वॉज ड्यू, यानी रेंट जो अभी भी लेना रह गया है वह 1500 का लेना रह गया है। आपको मैंने बताया था यहाँ पर रेंट रिसीवेबल बताया जा रहा है, जो कि बेसिकली इनकम है 14,500 क्रेडिट साइड पर है। तो ये रेंट हमारे पास 14,500 बेसिकली रिसीव हो गया है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेंट अभी भी रिसीवेबल है 1500, यानी ये भी आपकी इनकम है जो कि अभी ड्यू है, तो आपको इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4, तो रेंट की जो इनकम गिवन है, जो हमें रेंट की इनकम गिवन है वो कितनी है हमारे पास 14,500, यानी ये हम ले चुके हैं। अभी कुछ इतने पैसे ऐसे भी हैं कि जो अभी रेंट के बन तो गए हैं, ड्यू हो गए हैं, लेकिन मिले नहीं हैं, जो हमें बोला गया है कि रेंट रिसीवेबल यहाँ पर 1500 का है, तो ऐड होगा रेंट रिसीवेबल 1500 का। 14,500 का रेंट आप ले चुके हैं और 1500 का रेंट अभी और आएगा, इनकम है। तो इनकम आपकी टोटल बनी 16,000, तो ये आपकी बन गई है रेंट की इनकम एडजस्टेड, फाइनल इनकम आपकी ये बन गई है। एडजस्टमेंट नंबर 5, 750 ओड फॉर वाटर, यानी $750 अभी पानी के देने बाकी हैं हमने। पानी का खर्चा यहाँ बताया गया था हमें, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 6050, तो इसी को लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी कि जो खर्चा अभी हम लोग पे कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की मद में, वो हम पे कर चुके हैं 6050 पे हो चुका है। और अभी हमसे एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा गया कि अच्छा हम थोड़े आगे आ गए हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5 में ये चीज़ नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमें बताया गया था कुछ और, हमने एक लाइन नीचे पढ़ लिया है। 5 एडजस्टमेंट में लिखा है कि द इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन एनुअल पेमेंट ऑफ $800। इंश्योरेंस में बेसिकली एनुअल पेमेंट $800 की शामिल है, मेड ऑन 1 जनवरी 2019। इंश्योरेंस का अमाउंट कहाँ पर है, इंश्योरेंस हमने कहाँ पर लिखा हुआ देखा, ये रहा इंश्योरेंस। तो हमें यहाँ पर दिखाया गया था कि इंश्योरेंस जो है वो 2700 बेसिकली पे हुआ है। अब यहाँ पर उसकी कहानी बताई जा रही है कि इंश्योरेंस में एनुअल अमाउंट शामिल है 800 का, जो कि 1 जनवरी 2019 को पे किया गया था। अच्छा जी, 1 जनवरी 2019 को पे किया गया, और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, हम सितंबर 2019, यानी कि इस अमाउंट को पे किए हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9 मंथ हो चुके हैं। 9 मंथ हो चुके हैं। द इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन एनुअल पेमेंट, यानी 800 का जो अमाउंट पे हुआ था वो 12 महीने के लिए पे हुआ था, 12 महीने के लिए पे हुआ था। लेकिन अभी तक 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 9 मंथ हुए हैं, तो इस 800 में से सिर्फ़ और सिर्फ 800 में से 9 मंथ का अमाउंट जो है वो हमारे एक्सपेंस में दिखना चाहिए, और जो बकाया अमाउंट है वो एक्सपेंस में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि प्रीपेड इंश्योरेंस में दिखना चाहिए, क्योंकि अभी उन मंथ का टाइम नहीं आया, वो मंथ अभी हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये हमने जो एडवांस में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस जो है हमारा 800 का था। तो पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते हैं पहले कि इंश्योरेंस जिस 800 की ये बात कर रहे हैं, तो वो 800 में पूरे साल की पेमेंट शामिल है। तो मैं 800 को अगर डिवाइड कराऊंगा 12 से, 800 को मैं डिवाइड अगर कराऊँ 12 से, तो मेरे पास आएगा 66.67, ये है पर मंथ PM। ठीक है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस पर मंथ जो है वो 66.67 है, और 1 जनवरी को दिया गया था, हम
30 सितंबर पे अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 सितंबर, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का कितना टाइम बनता है हमारे पास, 9 मंथ बनते हैं। तो एक महीने का एक्सपेंस हमारा बनता है 66.67। तो हमारा इंश्योरेंस का इस 800 में से जो एक्सपेंस में दिखना चाहिए वो 66.67 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ। 66.67 मल्टीप्लाई बाय 9, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा बनता है। और जो प्रीपेड हमारा अमाउंट बनता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसका भी टाइम नहीं हुआ है, जिसका भी टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, तो प्रीपेड कितना बनता है वो हम निकाल सकते हैं कि टोटल तो 800 का रेंट, उसकी 800 इंश्योरेंस की बात हो रही है, 800 में से 600 जो है हमारा एक्सपायर हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, तो इसका मतलब 200 जो है वो अभी प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि इंश्योरेंस 2700, तो बेसिकली 2700 में से 2700 के इंश्योरेंस के ख़र्चे में से देखा जाए तो 200 का प्रीपेड अमाउंट एक्सपेंस नहीं बन रहा। 600 जो हमारे इसी 2700 के अंदर शामिल है, 600, ये 2700 पूरा का पूरा हमारा ख़र्चा है, लेकिन हमारे इस स्पेसिफिक 800 की जहाँ तक बात थी उसमें से भी 600 खर्चा ही है हमारा, लेकिन सिर्फ 200 जो है वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड इंश्योरेंस की कैटेगरी में जाएगा। तो इसका मतलब 2700 के इंश्योरेंस के एक्सपेंस में से सिर्फ 200 का प्रीपेड ही निकलना है। इंश्योरेंस एज गिवन अमाउंट लिखा हमने, इंश्योरेंस एज गिवन, इंश्योरेंस हमें गिवन था 2700, यानी हमने इंश्योरेंस का खर्चा 2700 लिखा हुआ है। तो अभी ऊपर जो हमने वर्किंग आपको दिखाई, उस वर्किंग के तहत हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा बन रहा है 800 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, 9 मंथ तो हो चुके हैं, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 800 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 12, 200 ही आएगा। तो इस 200 को मैं 2700 के एक्सपेंस में से लेस करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है। तो 2700 में से 200 निकाले तो बचे हमारे पास 2500। तो 2500 का इंश्योरेंस एक्सपेंस एडजस्टेड बना हमारा। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की बात हो रही थी, गिवन था हमें 6050 का इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी ये पैसा पे हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी वाटर के नाम पर। वो कहते थे 6 पॉइंट में, जो कि ये रहा 750 ओड फॉर वाटर, 750 भी वाटर के हमने और देने हैं, यानी कि 750 ओड फॉर वाटर। ओइंग फॉर वाटर लिख सकते हैं हम। $750, तो इसका मतलब 6050 आप पे कर चुके हैं और 750 आपने अभी और देना है, तो आपका टोटल जो एक्सपेंस बनता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का वो बनता है 6800। तो ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का एडजस्टेड अमाउंट। ओके जी, पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कहता है कि अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 16,000 वॉज परचेज्ड ऑन
19 सितंबर 2019 यानी जिस ईयर एंड की हम बात कर रहे हैं उसी ईयर एंड पर 19 सितंबर को मोटर व्हीकल जो है 16,000 की जिसकी कीमत थी, कॉस्ट थी, वो हमने ख़रीदी। पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, कोई एंट्री बुक्स में अभी तक नहीं बनी है। तो पता ये लगा कि एक $16,000 की आपने मोटर व्हीकल ख़रीदी थी 19 सितंबर पे, ठीक है जी। तो तकरीबन आपके 10-11 दिन पहले आपने अपने ईयर एंड होने से 11 दिन पहले एक मोटर व्हीकल आप ख़रीदते हैं, लेकिन उसकी कोई एंट्री आप बनाते नहीं हैं, ठीक है। पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट हो गई थी, इसका मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो पहली बात, मोटर व्हीकल का जितना भी यहाँ पर अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है मोटर व्हीकल के नाम पर, दैट इज़ 30,000, उसके अंदर ही 16,000 का मोटर व्हीकल शामिल नहीं है। तो एडजस्टमेंट नंबर 7, मोटर व्हीकल, पहले मोटर व्हीकल को हम मोटर व्हीकल के अकाउंट को सेट करते हैं। मोटर व्हीकल का जो गिवन बैलेंस हमें था वो था 30,000, ठीक है। अभी अभी हमें बताया गया कि 16,000 की एक मोटर व्हीकल को हमने परचेज़ किया था जिसको नहीं लिखा गया, एंट्री नहीं बनी। तो मोटर व्हीकल नॉट रिकॉर्डेड, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, मोटर व्हीकल नॉट रिकॉर्डेड 16,000। तो 16,000 की मोटर व्हीकल थी, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। अमाउंट आया 46,000 की मोटर व्हीकल एडजस्टेड, मोटर व्हीकल की कॉस्ट एडजस्ट हो गई। अच्छा जी, चेक दिया गया था इस मोटर व्हीकल को ख़रीदने के लिए चेक, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने वो एंट्री तो लिखी नहीं है, तो बैंक अकाउंट आपका हिट हुआ है, लेकिन आपने उसको ठीक किया ही नहीं है, कम किया ही नहीं है। इनफैक्ट पॉइंट नंबर 7 ही है। तो बैंक अकाउंट एज गिवन, जो भी बैंक अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन बताया जा रहा है 27,450 दिया जा रहा है। एक आप चेक दे चुके हैं मोटर व्हीकल ख़रीदने के लिए, लेकिन वो आपने अभी तक यहाँ से अपने पैसे माइनस नहीं कराए हैं, तो लेस चेक इशूड फॉर मोटर व्हीकल, कितने का चेक इशू हुआ था, तो उतने से बैलेंस हमारा ये कम हो जाएगा 16,000 से। 27,450 में से 16,000 माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट बचेगा 11,450। ये आ गया हमारा बैंक अकाउंट एडजस्टेड, फाइनल अमाउंट आ गया इसका। अच्छा जी, 7th पॉइंट हो चुके हैं। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन का पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 8, डेप्रीसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तमाम हमारे फिक्स एसेट्स पर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर एंड फिटिंग, इन सब पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। सबसे पहले बताया गया लैंड कॉस्टिंग 60,000 इज़ नॉट डेप्रीशिएटेड, लैंड जो है वो $60,000 की है, पहली बात। तो लैंड की यहाँ पर हमें वैल्यू बताई गई थी, इनफैक्ट लैंड और बिल्डिंग के एक कंबाइंड वैल्यू बताई गई थी 1,70,000, लेकिन अब यहाँ पर हमें बता दिया 60,000 की इसमें लैंड शामिल है, 170 में 60,000 की लैंड शामिल है। वो इसलिए बताया गया क्योंकि हमने 60,000 पर डेप्रीसिएशन लगाना ही नहीं है, क्योंकि लैंड की वैल्यू नहीं गिरेगी। द बिल्डिंग्स आर डेप्रीशिएटेड एट 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। अब जो 1,70,000 में से 60,000 की लैंड को निकाल देंगे हम, तो जो वैल्यू बचेगी उस पर 2% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर बेसिकली ये रेट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ऑन कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड 2% पे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की असल वैल्यू पहले लिखते हैं, पॉइंट नंबर 8, लैंड एंड बिल्डिंग एज गिवन
1,70,000, ठीक है। इसमें से मैं लैंड के अमाउंट को अलग कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड की कॉस्ट अभी अभी हमें बताई गई 60,000 की बताई गई, तो हमारी जो फिर बिल्डिंग की कॉस्ट आई निकल के, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, तो वो इनको माइनस करा लें आप, 1,10,000 की कॉस्ट आ गई। यानी अब आपको बिल्डिंग का अमाउंट प्योर पता लग गया, बिल्डिंग है ही कितने की, 1,10,000 की। अब इन्होंने हमें डेप्रीसिएशन का तरीक़ेकार बताया था कि बिल्डिंग्स आर डेप्रीशिएटेड 2% पर एनम ऑन कॉस्ट, यानी यही जो हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट है 1,10,000, इसी पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो हम यहाँ पर 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1,10,000 का 2% निकालना होगा, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 2200। सो दिस इज़ द डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये आ गया बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 के तहत हमने बिल्डिंग के डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद मोटर व्हीकल्स आर डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो मोटर व्हीकल को 25% के रेट से डिमिनिश किया जाता है, डेप्रीशिएट किया जाता है। मोटर व्हीकल का नाम जैसे ही आता है तो फ़ौरन हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अभी ऊपर पॉइंट नंबर 7 के अंदर एक मोटर व्हीकल जो थी 16,000 की परचेज़ की गई थी 19 सितंबर 2019 पर। तो हमारे पास मोटर व्हीकल पुरानी वाली जो थी, पुरानी वाली ये जो वर्किंग में हमने लिखी है, मोटर व्हीकल गिवन 30,000 की पुरानी वाली थी। एक मोटर व्हीकल ख़रीदी 16,000 की, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो यहाँ पर ऐड करा के 46,000 की मोटर व्हीकल बना लिए। तो हम ये बात करेंगे सर, सवाल ये पैदा होता है कि अब आ गई हैं दो तरह की मोटर व्हीकल्स। कुछ तो मोटर व्हीकल वो हैं जो कि हमारे पास पुरानी थी, ठीक है, उन पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, लाजमी होगा। लेकिन कुछ हमारे पास अब मोटर व्हीकल्स ऐसी हैं कि जो नई ख़रीदी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। जो कि 19 सितंबर 2019 को ख़रीदा गया है ना, 11 दिन पहले। तो अब हमें करना ये है कि जो मोटर व्हीकल पुरानी है, इस 16,000 की मोटर व्हीकल ख़रीदने से पहले उन पर तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, लेकिन 19 सितंबर को ख़रीदी गई मोटर व्हीकल पर डेप्रीसिएशन को हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी पॉलिसी के बारे में बताया नहीं है, हम लोग पॉलिसी पढ़ चुके हैं। अगर फुल ईयर पॉलिसी होती, अगर फुल ईयर पॉलिसी होती डेप्रीसिएशन चार्ज करने की, तो 19 सितंबर को ख़रीदा या 20 सितंबर को ख़रीदा, एयर एंड होने से 2 दिन पहले ख़रीदा, 1 दिन पहले ख़रीदा, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता। लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन अगर फुल ईयर पॉलिसी होती, तो फुल ईयर पॉलिसी यहाँ पर बताई नहीं गई है। तो आप यहाँ पर मंथली पॉलिसी ले सकते हैं कि भाई जितने मंथ इन्होंने इस्तेमाल किया है उतने मंथ का डेप्रीसिएशन लगा देते हैं। और जब मंथ की जहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर मंथ देखें कि सर आपका 15 से भी ज़्यादा दिन आपके यहाँ पर गुजर चुके हैं, सितंबर एंड होने वाला है, तब जाकर आपने ये मोटर व्हीकल ख़रीदी है, तो आपके 11 ही दिन का हिसाब बन रहा है ईयर एंड होने तक। तो इसीलिए इस 16,000 की मोटर व्हीकल जिसको भी सिर्फ 11 ही दिन बन रहे हैं, इस पर कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर फुल ईयर पॉलिसी बोली जाती तो हम पूरे साल का चार्ज करते थे, लेकिन पूरे साल का चार्ज नहीं होगा, फुल ईयर नहीं कही गई, तो मंथली को देखेंगे। और मंथली के अंदर भी हम यही देखते हैं कि 15 तारीख से ऊपर अगर तारीख हो गई है तो उस मंथ को छोड़ दिया जाता है, उस मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। जिस मंथ में आपने ख़रीदा है अपना फर्नीचर या मोटर व्हीकल, लेकिन आपको 15 तारीख से ऊपर हो चुका है, फिर आपने ख़रीदा है, तो आपका समझ लें कि आधे से ज़्यादा महीना तो गुजर चुका है और अब आपका थोड़ा सा मंथ रह गया है, तो इसे थोड़े से मंथ का कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो 16,000 की वैल्यू पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन जो हम निकालेंगे, पुरानी मोटर व्हीकल 30,000 की थी और उन पर जो पहले का डेप्रीसिएशन है 10,000,
उसे डिडक्ट करवा कर हम रेट लगाएंगे। तो पॉइंट नंबर 8 ही है ये। पॉइंट नंबर 8 में मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल जो हमें गिवन है, अच्छा ये कौन सी वाली है ये भी यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। ये ओल्ड वाली है, ठीक है, नई जो 16,000 की खरीदी वो नहीं है। तो ओल्ड वाली 30,000 की थी, इसमें से हमें लेस कराना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। जो इनका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन पुराना चार्ज है वो है 10,000। तो हम 10,000 के प्रोविज़न को जो कि पिछले साल तक का है इनका उसको लेस कराया, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ऐसे ही किया जाता है। तो ये आया हमारे पास 20,000। तो 20,000 विल बी कॉल्ड द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहलाती है 20,000, ठीक है जी। तो रेट हमें बताया गया था 25%। तो 25% हमें डेप्रिसिएशन लेना है। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। तो कैलकुलेशन ये है कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। ओके जी, 20,000 का 25% हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड दैट इज़ 5,000। सो दिस इज़ द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल का डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट हो गया। इसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्सचर फिटिंग को 10% डेप्रिसिएशन के रेट से हमने डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो फिक्सचर फिटिंग हमारा लास्ट फिक्स एसेट है जो कि 7,000 का है। तो कॉस्ट हमारी 7,000 की है, तो इसी पर चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 8 ही है हमारा फिक्सचर एंड फिटिंग्स। फिक्सचर एंड फिटिंग्स हमारी 7,000 की थी। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आप स्ट्रेट रेट अप्लाई करवा देते हो, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 700। 700 का डेप्रिसिएशन हमारा फिक्सचर एंड फिटिंग का कैलकुलेट हुआ। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7,000 आर इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का मतलब बैड डेट है हमारा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैसा अब नहीं मिलेगा पॉइंट नंबर 9 के तहत। तो इसका मतलब जितना भी रिसीवेबल था हमारा, जितना भी ट्रेड रिसीवेबल था वो हम यहाँ देख रहे हैं वो था 35,000। अब इसमें से हमें अभी अभी बताया गया पॉइंट नंबर 9 में इररिकवरेबल, इररिकवरेबल जो अमाउंट हमें बताया गया वो बताया गया 7,000। तो 7,000 अब हमारा पैसा नहीं मिल सकता। तो इस 35,000 जो लेना पैसा है, पैसा जो लेना 35, उसमें 7,000 को अब आप निकाल ही दें, क्योंकि ये पैसा अब आपको नहीं मिलने वाला, ये हमें साफ साफ बता दिया गया। तो इसका मतलब अब हमारे रिसीवेबल की जो वैल्यू बची है रिमेनिंग 28,000 है। 28,000, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल रिमेनिंग। अब जो बकाया लोगों से पैसा लेना है वो लेना है 28,000। अच्छा जी, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब ये जो हमारा रह गया है रिमेनिंग 28,000, इस पर हमने
बैड डेट्स कैलकुलेट करने एट द रेट ऑफ 5% ऑन रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि अगर हमने 28,000 रुपये अब लेने हैं लोगों से, इस पर हमें 5% का डाउट है कि इतना पैसा तो डूबेगा, तो 28,000 का हम लेंगे 5%, 1400। अच्छा, अब ये जो हमने रिसीवेबल पे रेट लगाया होता है कि लोगों से लेना 28,000 है, उसमें 5% हमारा पैसा हमें डाउट लगता है कि नहीं मिलेगा। बेसिकली ये 1400 जो है ये एंडिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस कहलाता है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है। एंडिंग बैलेंस है कि साल के एंड में आपका जो बैड डेट दरकार है रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ होना चाहिए, वो 1400 लिखा हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी रिसीवेबल पर रेट लगता है बैड डेट का, तो जो भी अमाउंट आता है वो हमें ये कह रहा होता है कि आपका इस साल का जो टोटल लॉस होगा, डाउटफुल जो है पैसा डूबेगा, वो 1400 डूबेगा। अब आपको चेक करना होता है कि आपके पास प्रीवियस डाउटफुल डेट का बैलेंस कितना है। 900 गिवन है ऑन क्रेडिट साइड, इट्स अ नॉर्मल साइड, तो 900 क्रेडिट साइड पर है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी ये एस्टिमेट लगाया हुआ है, अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 900 तो इनका पहले से डूबेगा, 900 डूबेगा, यानी कि इनका पुराना अंदाज़ा क्या है, 900 डूबेगा। लेकिन अब नया अंदाज़ा ये है कि 900 नहीं 1400 डूबेगा। तो 900 तो हम पहले से ही मान चुके हैं, तो 900 को 1400 की सतह पर ले जाना पड़ेगा। तो हमारा कितना बैड डेट का इंक्रीज़ आ रहा है, 500। यानी अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से पहले तो लेस करवा दें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल का जो बिगनिंग बैलेंस था, यानी पहले से हमें जो डाउट था उसे आप लेस करा दें, क्योंकि 1400 पे डाउट अब होना चाहिए और पहले से आपने 900 पे डाउट क्रिएट करके रखा था। तो अब आपको कितना मज़ीद इस साल की कैलकुलेशन में बैड डेट का डाउट बढ़ाना है, अब हम वो देख रहे हैं। यानी 500 जो है वो हमारा कहलाता है इंक्रीज इन प्रोविज़न। इंक्रीज़ इन प्रोविज़न, प्रोविज़न असल में एक हमारा प्रोविज़न है, यानी कि पहले से हम लोग एक विज़न बना के रख रहे हैं अपना कि हमारा इस साल जो है 500 का बैड डेट होने का चांस है। तो 900 का तो पहले से बना के रखा हुआ है, तो इस साल आप 500 बनाएंगे तो ही 1400 की सतह पर पहुँचेंगे, जो कि परसेंटेज लगाकर अमाउंट हमारा आया है। इंक्रीज़ इन प्रोविज़न 500, दिस इज़ कॉल्ड अवर एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। और एक एक्सपेंस तो ये भी है आपका, जो आपका इररिकवरेबल अमाउंट हुआ है 7000 का। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई हैं डन, ठीक है जी, सारी एडजस्टमेंट डन हो चुकी हैं। एक एक एडजस्टमेंट को आप अच्छी तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ ले जाएंगे। सबसे मेन चीज़ यही एडजस्टमेंट है बेटा, इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।